हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर जूलॉजी की। जूलॉजी का आज पहला चैप्टर है, वो है सजीव और निर्जीव। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 1-2 नंबर का अवश्य पेपर में आता है हर वर्ष। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो में मैं ऐसे आपको समझाऊंगा, इस तरीके से आपको ग्राफ के माध्यम से, या आप कहो चित्र के माध्यम से, या आप कहो कि डायरेक्टली थ्योरी बेस कॉन्सेप्ट में आपको ऐसे माइंड में आपके सेट करूंगा कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यही समझिए कि सजीव व निर्जीव होता क्या है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो मैं देखो आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है लिखा है सजीव, और यहाँ पे क्या लिखा है निर्जीव। ठीक है, तो सजीव वो होते हैं जिसमें जान होती है, निर्जीव वो होते हैं जिसमें जान नहीं होती, जो बेजान होते हैं। इसको मैं इस प्रकार से आपको समझाऊंगा कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है शुरू से लेकर अंत तक। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया है, यानी चित्र बनाया है। जैसे मैंने आपको ये चित्र बनाया है एक बच्चे का। एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है छोटू। क्या है, छोटा बच्चा है जिसका नाम क्या लिया है मैंने, छोटू। और एक मैंने पौधा भी बनाया है। ठीक है, जिस प्रकार पौधा भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, तो ये हरे पौधे जो होते हैं वो सजीव के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जो बच्चा है, जैसे मनुष्य है, ये भी क्या है, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, सजीव के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें भी जान होती है, बच्चे में भी जान है और पौधे में भी जान है। जबकि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मेज, घर, कुर्सी और लोहा, ये क्या है, निर्जीव है, क्योंकि इसमें जान नहीं होती। अब देखो, यहाँ पे आपको किस प्रकार से समझना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आएगा कि आप सजीव और निर्जीव में अंतर लिखिए। अगर मान लो 4 अंक का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे लिखोगे। अब देखो, यहाँ पे समझो, एक एक लाइन को, एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनना। देखो, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है छोटू। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भैया इसे चलने फिरने के लिए क्या चाहिए, खाना तो चाहिए। तो छोटू को क्या करना पड़ता है, छोटू को भाई पोषण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, पोषण करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप पोषण करना पड़ेगा, इस बात को आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि सजीव जो होते हैं, सजीवों में किसकी पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, पोषण किसके लिए, खाना पीना किसके लिए चाहिए, चलने फिरने और वर्क करने के लिए। देखो, क्या मेज, घर, कुर्सी, लोहा, यानी ETC, कोई भी एग्जाम्पल, यानी मैं ये पेन की कैप ले लेता हूँ, क्या ये भोजन करते हैं, तो आप कहोगे सर ये भोजन नहीं करते। तो पहला पॉइंट जो हो गया वो ये हो गया कि जो सजीव हैं, सजीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, और निर्जीव जो होते हैं ना, मेज, घर, कुर्सी, लोहा, इनको भैया पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो निर्जीवों में को पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहला आपका ये काम हो गया, पहला पॉइंट। अब देखो, पोषण करने के साथ साथ देखो, जो मनुष्य है यानी छोटा बच्चा है और पौधा है, तो भाई जब पोषण यानी खाना खाएगा तो जाहिर सी बात है ये शोषण भी करेगा। क्या करेगा, शोषण की क्रिया करेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें शोषण की भी क्रिया करेगा। शोषण का मतलब है ये जो बच्चा है ये ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्या आप ये बताओ मुझे, ये मेज है, घर है, कुर्सी है, लोहा है, क्या यह शोषण की क्रिया करते हैं। ये मान लो ये पेन की कैप है, क्या ये शोषण की क्रिया करते हैं। आपका आंसर होगा जी नहीं, ये शोषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि ये छोटा बच्चा है, ये शोषण भी करता है और पोषण भी करता है, यानी खाना पीना भी खाता है और शोषण भी करता है। ठीक है, लेकिन जो निर्जीव हैं ये ना तो पोषण करते हैं और ना ही शोषण की क्रिया करते हैं। अब देखो अगला पॉइंट, जब भाई कोई बच्चा पोषण करेगा, खाना खाएगा, तो वो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। जब एनर्जी आएगी तो वो गति भी करेगा। क्या करेगा, गति का मतलब है चलना फिरना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चा खूब दौड़ेगा, खूब चलेगा, क्योंकि वो पोषण कर रहा है और उसे एनर्जी मिल रही है। वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यानी कह सकते हो आप सीधे सीधे, जो सजीव होते हैं, सजीवों में क्या पाई जाती है, गति करने की क्रिया होती है या गति पाई जाती है। या कह सकते हो
सीधे सीधे सजीवों में गति पाई जाती है। जबकि मैं आपसे कहूँ, क्या आपका घर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है? क्या वो चल फिर सकता है? या जो मेज है चल फिर सकती है, कुर्सी चल फिर सकती है, लोहा चल फिर सकता है, या ये पेन का कैप है ये चल फिर सकता है? आप कहोगे जी नहीं। तो पहला अंतर आपने देखा कि भैया सजीवों में पोषण की क्रिया होती है, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, सजीवों में गति पाई जाती है, और ये तीनों जो होते हैं वो निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। अब देखो, पोषण किया यानी भोजन करा, श्वसन किया और गति की। अब अगला पॉइंट क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ। तो अगले पॉइंट की बात करूं, जब वो खाएगा, पिएगा, शोषण करेगा तो जाहिर सी बात है वो उत्सर्जन भी करेगा। क्या करेगा? उत्सर्जन, यानी मल मूत्र का वो त्याग भी करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उत्सर्जन। क्या करेगा? उत्सर्जन। यानी छोटा बच्चा है ये भैया, खाएगा पिएगा यानी पोषण करेगा, शोषण करेगा, गति करेगा, तो उत्सर्जन भी करेगा यानी मल मूत्र का वो त्याग भी करेगा। क्या इसके अंदर है? निर्जीव है ये। निर्जीव के अंदर क्या ये पाया जाता है? तो आप कहोगे जी नहीं, निर्जीव के अंदर जो है वो उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। तो सीधे सीधे समझना कि भाई उत्सर्जन की जो क्रिया है ये सजीवों में पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। अगले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, देखो ये सजीव है, पोषण करा इसने, गति करी इसने, श्वसन करा और उत्सर्जन करा। अब जाहिर सी बात है, देखो अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्रजनन क्षमता। क्या आएगा बेटा? प्रजनन क्षमता। प्रजनन क्षमता का मतलब ये होता है ये जो बच्चा है ये अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है, यानी प्रजनन क्षमता सजीवों में पाई जाती है। अब बताओ, क्या ये मेज है, घर है, कुर्सी है, लोहा है, ये सब निर्जीव हैं? क्या ये जो निर्जीव हैं ये अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं? तो आप कहोगे जी नहीं। ये जो मेज, घर, कुर्सी, लोहा है ये अपनी जैसी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, क्या करेगा? ये नहीं कर सकता। तो आप कहोगे कि सर जो सजीव होते हैं, सजीवों में श्वसन की क्रिया पाई जाती है, सजीवों में पोषण की क्रिया पाई जाती है, सजीव गति करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, सजीवों में प्रजनन क्षमता की क्रिया पाई जाती है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता। अगर मैं अगला पॉइंट की बात करूं, तो जो अगला पॉइंट है वो है, देखिए जो सजीव होते हैं, सजीव में आंतरिक वृद्धि भी होती है और बाह्य वृद्धि भी होती है। अगर मैं लिखूं इसमें, देखो ये सजीव है, सजीव में आंतरिक और बाह्य। सजीव की बात करूं तो आंतरिक व बाह्य, आंतरिक व बाह्य वृद्धि, आंतरिक व बाह्य वृद्धि भी होती है। ठीक है, आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि दोनों पाई होती हैं किसमें? श्वसन में। बाहरी वृद्धि की मैं बात करूं, जैसे नाखून का बढ़ना, ठीक है, या बालों का बढ़ना, या फिर बाहरी मतलब बाह्य कोई भी अंग से है उसका वृद्धि। आंतरिक मतलब है बॉडी के अंदर के पार्ट्स या बॉडी के अंदर की आंतरिक क्रियाएं, आंतरिक कह सकते हो, आंतरिक अंग। ठीक है, इस प्रकार से जो सजीव होते हैं, सजीवों में आंतरिक और बाह्य वृद्धि दोनों होती हैं। जबकि ये निर्जीव है, निर्जीव में क्या होता है? निर्जीव में बाह्य वृद्धि होती है। निर्जीव में कौन सी वृद्धि होगी? ये वाली वृद्धि होगी, बाह्य वृद्धि। बाह्य वृद्धि होगी वो निर्जीव में होगी। ठीक है, सजीव में नहीं होगी। अब कहोगे कैसे? जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई एक ये कप है, कप में इसमें पानी भरा है, कप में क्या भरा है? पानी भरा है। ठीक है, इसमें क्या है? पानी भरा है। या मैं कहूँ आपसे कि एक नदी है, एक नदी बह रही है, उसमें पानी भरा है। अगर मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा, अगर मैं आपसे कहूँ छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा इस गिलास में पानी में आप डाल दीजिए, या वो लकड़ी का टुकड़ा आप नदी में डाल दीजिए, तो आप जैसे ही डालोगे तो कुछ समय के बाद देखोगे ये लकड़ी का टुकड़ा पानी में फूल जाएगा। यानी कह सकते हो कि भाई जो निर्जीव होते हैं, लकड़ी क्या है? निर्जीव है। निर्जीव में क्या होता है? बाह्य वृद्धि होती है। क्या होता है? बाह्य वृद्धि होती है। और जो सजीव है, सजीवों में आंतरिक और बाह्य दोनों वृद्धि होती हैं। अगली बात मैं आपसे कहूँ, मैं देखो एक शब्द आपको और बता दूँ, एक शब्द आता है उत्तेजनशीलता। क्या शब्द आता है? उत्तेजनशीलता। ये देखो सजीव है, सजीव में क्या पाया जाता है? उत्तेजनशीलता। सजीवों में उत्तेजनशीलता होती है। कैसे होती है? जैसे ये छोटा बच्चा है, जैसे ही इसे आप अपने हाथ से छुओगे तो ये कूद सकता है। ठीक है, कूद सकता है, डर के भाग सकता है। ठीक है, एकदम
उत्तेजनशीलता मतलब एकदम उत्तेजित हो जाना। क्या आप इस मेज को पकड़ो, लकड़ी को पकड़ो, घर को पकड़ो, लोहा को पकड़ो या कैप को पकड़ो, इसमें क्या उत्तेजनशीलता पाई जाती है? आप कहोगे जी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ गए होंगे। देखो किस प्रकार से समझ लिखना है आपको, पेपर में आ जाए तो सजीवों में गति होती है लेकिन निर्जीवों में गति नहीं होती। सजीवों में पोषण होता है यानी खाना पीना खा पी सकते हैं, लेकिन ये निर्जीव नहीं खाते पीते हैं। सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है और जो सजीव होते हैं प्रजनन क्षमता होती है, उत्सर्जन की क्षमता होती है, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, और उत्तेजनशीलता करते हैं। ये सजीवों में उत्तेजनशीलता भी होती है। इसी प्रकार सजीवों में आंतरिक और बाह्य दोनों वृद्धि होती हैं। इस प्रकार से जो निर्जीव में जो है वो बाह्य वृद्धि होती है जबकि आंतरिक वृद्धि नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ अब सजीव और निर्जीव में आराम से आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, तो इसके मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। वो आपको एग्जाम्पल दे देगा और एग्जाम्पल दे के पूछेगा कि आप ये बताओ ये सजीव है या निर्जीव है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कीट, तो कहोगे सर कि ये कीट जो है, कीट में जान होती है तो ये क्या है? सजीव है। अगर मैं आपसे कहूँ जंतु, तो आप कहोगे जंतुओं में भी जान होती है, ये भी क्या है? सजीव है। अगर मैं कहूँ आपसे पादप, तो आप कहोगे सर पादप में भी जान होती है, ये भी क्या है? सजीव है। अगर मैं कहूँ मानव, तो आप कहोगे सर मानव भी क्या है? इसमें आएगा, मानव भी आपका सजीव में आएगा। मैं आपसे कहूँ कवक, तो कवक भी किस में आएगा? ये सजीव में आएगा। मैं आपसे कहूँ अमीबा, तो अमीबा भी किस में आएगा? ये सजीव में आएगा। ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये किसके बताएं बेटा? ये आपके सजीव के एग्जाम्पल बताए हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए पेपर में, इनमें से समझ जाना ये सजीव है। सजीव की हमेशा परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, जिसमें जान होती है वो सजीव है। कभी कभी आप टप जाओ तो ये कॉमन सेंस लगाना कि जो भी एग्जाम्पल दिया है, क्या वो उत्सर्जन करता है, गति करता है, पोषण कर रहा है, प्रजनन क्षमता कर सकता है, या फिर प्रजनन क्षमता उसके अंदर है, या शोषण कर सकता है, या उसमें वृद्धि हो रही है, या उत्तेजनशीलता का गुण उसके अंदर पाया जा रहा है। इन सब लक्षणों के बेस पे भी आप पता लगा सकते हो कि ये सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। और निर्जीव के मैंने एग्जाम्पल आपको ये लिख दिए हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। एक शब्द होता है बेटा परपोसी। इस शब्द को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। परपोसी, चलिए दोस्तों, एक शब्द है वो है परपोसी, ठीक है, और एक शब्द जो है वो आता है स्वपोसी। एक शब्द है स्वपोसी। तो इन दोनों शब्दों को समझ लो, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पेपर में बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझो परपोसी। परपोसी होता क्या है? देखो, परपोसी उन्हें कहते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो परपोसी कहलाते हैं। यानी आप लिखोगे ऐसा जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं या अपना पोषण दूसरे जीवों से लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके परपोसी कहलाते हैं। या आप इस प्रकार से लिखोगे कि पोषण के लिए जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोसी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि वो दूसरों पे से भोजन लेता है, यानी पेड़ पौधों से भोजन जो है वो लेता है। तो ये परपोसी हो गया। तो परपोसी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक शब्द ध्यान रखना है स्वपोसी। एक शब्द आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? ये ध्यान रखना है स्वपोसी, ठीक है। इस प्रकार से स्वपोसी। अब स्वपोसी क्या होता है इसको समझो। स्वपोसी क्या होता है? आप लिखोगे ऐसे स्वपोसी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोसी कहलाते हैं। जैसे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोसी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक शब्द मैं आपको और समझा रहा हूँ। अब अगर वो ये पूछे आपसे कि जीवधारियों के समान लक्षण बताओ, किसके? जीवधारियों के समान लक्षण बताओ, तो देखो जीवधारियों के जो समान लक्षण हैं, यही लक्षण आपको लिखना है। जैसे जीवधारी होता है, जीवधारी जीव जंतु, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, में
कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, भैंस, घोड़ा, ये सब क्या हैं, ये जीव जंतु हैं। तो इन जीव जंतु के अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं, जैसे उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, गति पाया जाता है, पोषण, प्रजनन क्षमता, शोषण, आंतरिक व बाह्य वृद्धि हैं और उत्तेजनशीलता। ये सब गुण किसके हैं, ये जीवधारियों के हैं। अगर पेपर में आए कि जीवधारियों के सामान्य लक्षण बताइए, तो ये आपको सामान्य लक्षण सभी याद हैं, यही लक्षण आपको पेपर में लिखना है। मेरी बात अच्छे से समझ रहे होगे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बात और समझ लो, एक शब्द जो आता है वो आता है अनुकूलन। एक शब्द होता है अनुकूलन। ठीक है, ये भी पेपर में खूब पूछा जाता है। अनुकूलन क्या है, तो इसको समझो। अनुकूलन क्या है, देखो अनुकूलन किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि मैं या आप हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जाड़े के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी हम और आप अपना घर छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जाड़ों के दिनों में अगर वो जाड़े वाले दिनों को लायक करते हैं पशु पक्षी, तो वो वहीं रहेंगे। अगर वो जाड़े को लायक नहीं करते, यानी जाड़े वाले मौसम में वो नहीं रह पाते, तो वो उस स्थान को छोड़ के दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। एक प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। अब अनुकूलन की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखो क्या है, जैसे मनुष्य है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो ज़्यादा ठंड का मौसम हो, वो हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या करता है, अपने आप को ढाल लेने की क्षमता रखता है। वो अपने आप को क्या है, ढाल लेने की क्षमता रखता है। इसी को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है कि अपने आप को जिस वातावरण में रह रहे हो आप, उसी वातावरण में ढल जाना। क्या समझे आप, यानी जिस वातावरण में आप रह रहे हो उसी वातावरण में आप ढल गए, तो कि ये क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। यानी जीवधारियों में स्वयं को परिस्थिति के अनुसार, यानी कंडीशन के अनुसार ढाल लेने की जो क्षमता होती है वो अनुकूलन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपके समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। क्लास आपकी रोजाना शाम 7 बजे चलती है। ठीक है, अब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। वीडियो को में अंत तक आप बने रहिए। चलिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किसने किया है, ये क्या है, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। इस क्वेश्चन को याद रखना, पूछेगा पेपर में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपका जवाब होगा लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो ये किया है डार्विन ने। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति की बात करें तो डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडेल जीव विज्ञान की किस शाखा से संबंधित हैं। तो आपका जवाब होगा अनुवांशिकी, यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडेल हैं वो अनुवांशिकी से संबंधित हैं। अगला पॉइंट देखिए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक है वो कहते हैं अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छुमी का पौधा छूने से मुरझा जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है। यानी छुमी का जो पौधा है वो छूने से मुरझा जाएगा, तो ये जैविक क्रिया है वो उत्तेजनशीलता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उत्तेजनशीलता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेनेटिक कोड की खोज तथा टीआरएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, किसने किया था। तो ये खुराना ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं की अस्थि के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है। अब इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छिपा है। कैसे, देखो जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के अस्थि के अध्ययन से संबंध रखती है, तो अस्थि के अध्ययन से संबंध रखेगी वो अस्थि विज्ञान कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है। अब इसका आंसर भी क्वेश्चन में छिपा है। देखो जो वर्गीकरण से संबंध रखेगा वो वर्गीकरण विज्ञान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन भाई कीट विज्ञान कहलाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझो,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगाना है। सजीव व निर्जीव के मध्य कड़ी का क्या नाम है? तो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी का जो नाम है वो विषाणु है। क्या है? विषाणु यानी वायरस। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस जो हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ये सभी आपको याद करना है। जंतु स्वयंपोषी नहीं होते, कारण बताओ। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जंतु जो हैं वो स्वयंपोषी नहीं होते, कारण बताओ। तो देखो, जंतुओं में हरित लवक का अभाव होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछे आप बताओ कि जंतु स्वयंपोषी नहीं होते, कारण क्या है, तो आपको कारण बताना है कि जंतुओं में हरित लवक का अभाव होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए जंतु क्या है? स्वयंपोषी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, इसका जो आंसर है वो भी क्वेश्चन में छिपा है। यहाँ पे कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, यानी जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा वो जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये सूक्ष्म जैविकी कहलाएगा। सूक्ष्म जैविकी, वैसे यहाँ पे रोगाणु है, रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है, तो आप रोगाणु विज्ञान इसमें लिखिए। सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो कृषि सूक्ष्म जैविकी क्या है भाई? कृषि सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। यानी मिट्टी जो होती है, मिट्टी में कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? सूक्ष्म जैविकी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? शोषण तथा पोषण कौन सी क्रियाएं हैं? इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोषण तथा पोषण कौन सी क्रियाएं हैं? देखो, शोषण जो है वो एक अपचय है। शोषण क्या है? एक अपचय है। एवं पोषण क्या है? उपचय है। पोषण क्या है? उपचय। ध्यान रखना है, कन्फ्यूज मत होना। शोषण जो है वो अपचय है और पोषण जो है वो उपचय क्रिया है। हरे पादप क्या होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हरे पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। कैसे स्वयंपोषी होते हैं? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या है? स्वयंपोषी है। अगला क्वेश्चन जो आया है वो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वो क्या है? उपचय क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखो, परपोषी जीव कौन से होते हैं? तो परपोषी जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं या पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये कहलाते हैं परपोषी जीव। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट अवश्य करना। प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट करना और प्रत्येक स्टूडेंट अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ जाइए। अगर किसी बच्चे को नोट्स की ज़रूरत है, नोट्स चाहिए, तो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल आपको नोट्स भी दे रहा है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। ये आपका जो पहला चैप्टर था सजीव और निर्जीव, इस चैप्टर से सारा कुछ मैंने आपको करा दिया है। अगला चैप्टर होगा नेक्स्ट डे, अगला जो चैप्टर होगा वो अगले दिन आपका करा दिया जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।